Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles हैं वो है first, सेंटर क्लियर्स 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में जो है 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव किए गए हैं. सो व्हाट आर दोज प्रोजेक्ट्स एंड उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा इन दिस बोथ दी स्टेट्स, वो हम लोगों को देखना होगा. ठीक है. सेकेंड इज फ्रीबीज एंड पेंडेमिक टाइम फ्री राशंस आर नॉट दी सेम. ठीक है. फ्रीबीज जो है और पेंडेमिक के समय जो पाया गया जो राशन है दे आर नॉट सेम थिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. ठीक है. फ्रीबीज इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा. एंड थर्ड इज मिल्क मीट एग प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन 2023-24 सेज सेंटर. तो मिल्क मीट और एग का प्रोडक्शन जो है इंडिया में इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में. ये GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS3. GS2 एंड GS3 बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एंड ये आपके GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो तीनों आज टॉपिक इंपॉर्टेंट है. लेट अस एनालाइज वन आफ्टर अनदर. ठीक है. तो पहला न्यूज़ है, देखिए, सेंटर क्लियर्स 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश. तो लोअर सुबनसिरी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का साइट का ये पिक्चर है. एंड यहाँ पर क्या है कि 2 जो है आपके सेंटर ने क्लियर किया है 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. एक जो है वो 240 मेगावाट्स का है एंड दूसरा जो है वो 186 मेगावाट का है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू अरुणाचल एंड आसाम का बॉर्डर. और ये किसके बीच में है? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नेपको एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये दोनों जो जॉइंट वेंचर है ये दोनों ने स्टार्ट किया है. ठीक है. और यहाँ पर क्योंकि रिवर्स आर वेरी फास्ट फ्लोइंग, देन वी कैन डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, बिकॉज द रिवर इज़ वेरी फास्ट एंड यू कैन वी हैव लाइक लोअर दिबांग वैली. ठीक है. दिबांग वैली में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी में हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. तो उसी तरीके से हमने और 2 जो है, एक 240 मेगावाट्स का और एक 186 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट जो है इट हैज़ बिन cleared by the government of India. ठीक है. Projects would not have any adverse impact on Assam as this would be far off from Assam अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर. ठीक है. आसाम इसमें बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट का कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो आसाम में हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी फार ऑफ फ्रॉम दी बॉर्डर्स ऑफ असम. ठीक है. और यहाँ पर क्या है, नेपको को एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रोजेक्ट्स वुड क्या कि इस प्रोजेक्ट का कोई एडवर्स इम्पैक्ट है क्या. तो नेपको ने रिप्लाई करते हुए क्या कहा है कि देयर इज़ नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन Assam as those would be far off from Assam अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर and are located far ahead of आलो. आलो के बहुत दूर जो है ये लोकेटेड है. Sources further said that both the projects would be run of the river project and would flow of the rivers would not be affected. The Cabinet Committee on Economic Affairs have approved an investment of 1939 crore to construct the Hio hydroelectric project and Shiomi district of अरुणाचल प्रदेश. तो बोला गया है कि क्या मतलब क्या होता है कि जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो जैसे अपर रिपेरियन स्टेट है और लोअर रिपेरियन स्टेट है, तो ऐसा होता है क्योंकि पानी स्टोर करना होता है. तो जो अपर रिपेरियन स्टेट है उसके पास एक ग्रेटर हैंड रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं पानी को स्टोर करके रख सकते हैं. लेकिन लोअर रिपेरियन स्टेट में उसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है कि पानी नहीं पहुंचेगा. मे बी रिवर कोर्स चेंज कर ले, मे बी पानी वहाँ पे कम पहुंचे. ठीक है. खेती बाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस इज अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वेर इन आप रिवर के फ्लो को स्टॉप नहीं कर रहे, लेकिन वो रिवर का फ्लो में ही आप टर्बाइन घुमा के आप पावर को जनरेट कर रहे. तो इस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स आर अलाउड. ठीक है. पर आप जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जब आप पानी को स्टोर करके डैम बना के जो वो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएंगे वो नहीं अलाउड है, लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इज अलाउड. ठीक है. तो उसके वजह से रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की वजह से ना कोई एडवर्स इम्पैक्ट आसाम को रहेगा एंड ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश विल बी एबल टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी वाया दी योर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पर दोनों स्टेट्स के लिए ये विन विन टाइप सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. और ये कहाँ बन रहा है? इन दी शियोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. और यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहेगा? पहले तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है. हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेथड रहेगा, और वैसे भी अगर ज़्यादा हम जनरेट करेंगे हमारे पास क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोडवेज बनाना पड़ेगा हमें उसके आसपास, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा रीजन का, है ना. जिन घरों में मे बी पहले इलेक्ट्रिसिटी 1-2 बार जाता हो, मे बी अब इलेक्ट्रिसिटी कट जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाए. एंड क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंप्रूवमेंट होगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर्स. मैंने जैसे अभी बोला हमने कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट होगा कि 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता बना जाएगा
मतलब 10 किलोमीटर लंबा रास्ता जो है बनाया जाएगा, ब्रिजेस बनेंगे यहाँ पे। और यहाँ क्या है, जो प्रोजेक्ट होगा और प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा ज़्यादातर ये लोकल यूज़ के लिए किया जाएगा, तो लोकल को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो देखने को मिलेगा। द डिस्ट्रिक्ट विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल, स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाइक ITIs, मार्केट प्लेसेस, प्लेग्राउंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल्स का भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रास्ता वास्ता बनेगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसके आसपास का डेवलपमेंट लीड्स टू डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जैसे ही एक जगह का होता है, उसके आसपास वाले रीजन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो होगा ही, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ वर्क भी मिलेगा, वर्क फोर्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आपका और भी डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स, जैसे स्कूल्स बनने का, हॉस्पिटल्स में एनर्जी पहुंचाने के लिए बहुत हेल्पफुल जो है ये रहेगा। और यहाँ पर क्या है, 15 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड भी है, प्रोजेक्ट का फंड भी है 15 करोड़ रुपए का, वो भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट फंड ऑफ 15 करोड़ विल ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। एक दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एक 240 मेगावाट का, एक 186 मेगावाट का, जो कि अरुणाचल में बनाया जा रहा है। सेंटर ने इसको क्लियरेंस दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीबीज एंड पैंडेमिक टाइम फ्री राशन नॉट दी सेम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो फ्रीबीज है और पैंडेमिक्स के समय पे आपने जो राशन दिया था, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो फ्रीबीज क्या है, फ्रीबीज क्या, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, फ्रीबी कब बन जाए, फ्रीबी में क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ है वो आपको अगर फ्री में पहुंचाया जाए, बट फॉर गवर्नमेंट एंड अदर पीपल इट इज़ नॉट फ्री, बिकॉज फ्री जो सामान एक इंसान को पहुंचाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट वो कहीं और किसी और इंसान से वो ले रहे हैं। लाइक इफ वी आर प्रोवाइडिंग, let's take an example of food only. If we are providing food for free for people, those who need it, लेकिन वो पैसा फ्री में तो नहीं आ रहा ना, वो खाना तो फ्री में नहीं उग रहा है। गवर्नमेंट हैज़ टू गिव द मनी टू लेट्स से द फार्मर और टू द मंडी और टू द वेंडर, जिससे भी वो खरीद रहे, उनको वो पैसा तो देना होगा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा आएगा फ्रॉम द पीपल हु आर गिविंग टैक्स। ठीक है, तो बहुत प्रोग्रेसिव हम लोग का टैक्सेशन सिस्टम है, जहाँ पर वी टैक्स मोर, जिनका ज़्यादा मतलब पैसे हैं उनको हम ज़्यादा टैक्स देते हैं, और जिनका कम है उनको उनके हिसाब से हम लोग टैक्सेशन लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिच से पुअर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो फ्रीबीज जो है प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इन द रिसेंट टाइम्स फ्रीबीज एज अ सोशल वेलफेयर के जगह हम लोग ना यूज़ करके फ्रीबी एज कैसे कह सकते हैं कि आप जो है एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी फ्रीबीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड फ्रीबीज को बहुत ज़्यादा अगर आप दे देते हैं तो स्टेट का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स है, देर वर रिपोर्ट्स अबाउट राजस्थान, देर वर रिपोर्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ्री कर देना जो चीज़ों को, फ्री में राशन बांटना, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में एवरीथिंग, एंड दिल्ली गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर ऑल्सो। सो यहाँ पर क्या है, इन स्टेट्स में बहुत फ्री जो है वो प्रोवाइड करने के कारण स्टेट्स का जो बर्डन है, इकोनॉमिक फिजिकल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड उसके साथ पेंशन का स्कीम वगैरह तो रहते ही है, तो फिजिकल बर्डन ऑफ द स्टेट्स इज वेरी हाई, सोरिंगली हाई। एंड उसमें अगर आप फ्रीबीज कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ वेरी डिट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, एंड फॉर द कंट्री फॉर दैट मैटर, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फ्रीबीज में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप जो फ्रीबीज प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ नॉट एज सेम एज दिस फ्री राशन दैट यू प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम। पैंडेमिक के समय पे आपने जो फ्री प्रोवाइड किया था, या जो इसमें स्पेशली बात की जा रही है किसान जो आपका गरीब कल्याण अन्न योजना, तो वो गरीब कल्याण अन्न योजना आपने जो 2020 में पेंडेमिक के समय चलाया था, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीबीज दैट यू आर गिविंग नाउ, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट गिविंग इट फॉर अदर पर्पसेस, मे बी फॉर मेकिंग योर नेम और फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स दैट यू आर, मतलब बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपने जो पेंडेमिक के समय दिलवाया था, इट वॉज नेसेसरी, इट वॉज एसेंशियल सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड किया। तो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ही बात की गई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिफरेंशिएटेड बिटवीन प्रोवाइडिंग फ्री राशन टू माइग्रेंट वर्कर्स टू टाइड ओवर द डिस्ट्रेस ऑफ द पैंडेमिक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताते हुए क्या कहा है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द, कि आप जो फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड पैंडेमिक के समय जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबी हुआ था, उसमें डिफरेंस है।
राशन कार्ड इज एन important official document which is associated with identity and entitlement of a person, but the difficulties arise when we indulge in freebies. COVID time was something different. A bench headed by Justice Suryakant ऑब्जर्व, ठीक है, कि आपने जो राशन कार्ड के जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपने जो उस कोविड के समय जो फ्रीबीज प्रोवाइड किया था वो डिफरेंट है, और अभी के समय जो फ्रीबीज प्रोवाइड किया था दैट इज डिफरेंट, ठीक है. Solicitor General Tushar Mehta said that government was bound by National Food Security Act and statutory entitlement would be provided. तो यहाँ पर क्या किसकी बात की गई है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कि गवर्नमेंट क्या है, बाउंड है अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उनको ये एंटाइटलमेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर NFSA. ठीक है, NFSA बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम 2013 में लाया गया था. आई वुड से वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट. आपको ये आना ही होगा, इसीलिए हम अभी डिस्कस करेंगे. दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट. यू कैन नॉट गो थ्रू GS3 विदाउट गोइंग थ्रू NFSA एक्ट ऑफ 2013. तो NFSA क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है कि जो इशू है कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है टू दी पीपल ऑफ इंडिया, और कोई भी बच्चा जो है वो खाली पेट ना सोए, तो उसी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लाया गया है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, PDS सिस्टम. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसमें राशन है, फ्री फेयर प्राइस शॉप है, वहाँ से आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? अंत्योदय है जो, ठीक है, अंत्योदय को जो है अन्न पहुंचाना. अंत्योदय इज दी डिप्राइव्ड ऑफ द अमंग द डिप्राइव्ड सेक्शन. ठीक है, दो है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड. ठीक है, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड है, और आपके है अंत्योदय. ये दो सेक्शन है जिनको हमें खाना पहुंचाना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड एंड अंत्योदय. ठीक है, अंत्योदय जो है वो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड के भी दे आर डिप्राइव्ड अमंग दी डिप्राइव्ड. ठीक है, हाउएवर द एनैक्टमेंट ऑफ NFSA एक्ट of 2013 on July 2013 marks a paradigm shift in approach to food security from welfare to rights based approach. ठीक है, तो ये जो ये लाया है कि ये जो एक्ट है ये क्या करता है? बाउंडेशन लाता है कि आपको खाना पहुंचाना ही पड़ेगा. तो अब क्या था, आपने वेलफेयर के अप्रोच से आप हट के जो PDS और बाकी राशन वाले क्या था वो वेलफेयर स्कीम्स था, बट नाउ इट बिकेम अ राइट्स बेस्ड अप्रोच कि अब खाना आपको पहुंचाना इट बिकम्स एंटाइटल्ड है. ठीक है, पीपल आर नाउ एंटाइटल्ड, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद फूड. ठीक है, फ्रॉम वेलफेयर अप्रोच कि हम खाना पहुंचाएंगे टू हमें खाना पहुंचाना होगा. तो वी वेंट फ्रॉम वेलफेयर बेस्ड अप्रोच टू राइट्स बेस्ड अप्रोच. ठीक है, द एक्ट लीगली एंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसमें क्या कहा गया है कि 75% ऑफ रूरल जो पॉपुलेशन है और 50% ऑफ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो जिनको ज़रूरत है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको आपको अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खाना पहुंचाना होगा, अन्न जो है वो पहुंचाना होगा. ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत. ठीक है, आपको उनको खाना का सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना होगा. बहुत मिनिमल, जैसे आपका जो मिलेट्स है, ठीक है, जो मिलेट्स है वो 1 रुपये पर किलो में मिलेगा. जो वीट है, गेहूँ है, वो आपको 2 रुपये पर किलो में मिलेगा. और आपका जो राइस है वो 3 रुपये पर किलो में आपको प्रोवाइड कराना होगा. बहुत मिनिमल. ये आपके NFSA के अंदर है, लेकिन गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 35 किलो ऑफ राशन इज एंटायरली फ्री. ठीक है, एंटायरली 35 किलो ऑफ राशन इज फ्री. ठीक है, तो इसमें सब्सिडाइज प्राइस में पहुंचाते हैं. सब्सिडाइज 1-2 रुपये. ठीक है, और उसमें आपके जो आपका गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड के समय लाया था उसमें फ्री, कंप्लीटली फ्री में पहुंचाया गया था. अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन देयरफॉर इज कवर्ड अंडर द एक्ट टू रिसीव हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन. मतलब 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, जिनको हाईली सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है. ठीक है, एज अ स्टेप्स टूवर्ड वुमेन एम्पावरमेंट द एल्डेस्ट वुमेन. ये आपको पता होगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से एग्जामिनेशन का, तो आपको पता होगा कि NFSA के अंतर्गत किनको दिया जाता है. दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है,
एज अ स्टेप टुवर्ड वुमेन एम्पावरमेंट द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड एजेड 18 और अबव इज मैंडेटेड टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो महिला है जिनका उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है वो बन जाती है हेड ऑफ द फैमिली। विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रोवाइड करने के लिए उनको क्या बनाया जाता है, हेड ऑफ द फैमिली, और उनके नाम से जो है राशन कार्ड जो है वो इशू करवाया जाता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर का जो ऑप्शन होता है ना, वहाँ से वो उसका लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, बिकॉज वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट पूछना क्या चाहती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर एनएफएसए, एनएफएसए डिफाइंस अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो है उनके बीच में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। ठीक है, तो सेंटर का थोड़ा ज़्यादा है ऑब्वियसली, और दोनों का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, while the center is responsible for allocation of required food grains, states are responsible for implementation of the act। आप सेंटर जो है वो फूड ग्रेन जो है वो खरीद के स्टेट्स को प्रोवाइड करेगी। नाउ स्टेट्स हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो धीरे धीरे सबके पास खाना पहुंचाए वाया दी फेयर प्राइस शॉप या राशन शॉप, जो भी शॉप्स है, वहाँ से जो इम्प्लीमेंटेशन है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है कि वो एलोकेट करेगी किस स्टेट को कितना राशन जाना है, और प्रोक्योरमेंट और एलोकेशन का काम सेंटर का है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा आपके स्टेट का है। ठीक है, द वर्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड इज टू बी डन बाई स्टेट्स एंड यूटीज। तो स्टेट्स एंड यूटीज जो है अपना खुद का वर्क एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कौन बिलो पॉवर्टी है, ठीक है, कौन किसका क्या पोजीशन है, ये सारा काम आपके स्टेट्स का है, एंड बाकी जो काम है वो सेंटर का हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफिकेशन करना, ये सारा काम आपके स्टेट गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि प्रोक्योरमेंट करना और एलोकेशन करना। ठीक है, दोनों का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दी अंडर दी एनएफएसए एक्ट। ठीक है, तो एनएफएसए एक्ट को आपको थरली करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्योंकि बार बार पूछा जाता है तो इट बिकम्स इवन मोर सो इम्पॉर्टेंट कि आपको अच्छे से तो करना ही होगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन इंक्रीज इन 2023-24, सेंटर ये कहता है। ठीक है, तो हमारा जो मिल्क है एंड मीट है एंड एग का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 3.78% जो है वो इंक्रीज़ हमें होते हुए दिखा है, और ये हमारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री का जो स्टैटिस्टिक्स है उसका रिपोर्ट के अनुसार। Released by Union Minister Rajiv Ranjan Singh here on Tuesday, the report says the country produced an estimated of 239.3 million tons of milk in 2023-24, मतलब 240 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क जो है हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, और इसी के साथ हम जो है दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी कॉपरेटिव्स जो है मिल्क के सेक्टर में हम, क्योंकि कॉपरेटिव्स एंड येस्टरडे वाज व्हाट 26 नवंबर जो है वो 2 दिनों के रूप में मनाया जाता है। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे था ही, जो उसके बारे में हमने डिस्कस किया, एंड दूसरा है नेशनल मिल्क डे। ठीक है, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे। ठीक है, नेशनल मिल्क डे था, तो उसके तहत हमें क्या पता चला कि ऑलमोस्ट 240 मिलियन टन्स है, उतना हमने दूध लास्ट ईयर हमने प्रोड्यूस किया है। उसके साथ ही हम जो है दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री दिस इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। ये क्या है, कंपाउंड होता है हर साल, जो है हर साल पिछले साल से ज़्यादा इंक्रीज होता है, और 10 साल में और ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिला। इन 2014-15 द मिल्क प्रोडक्शन वाज 146.3 मिलियन टन्स, एंड 2022 में जो है वो 230.58 मिलियन टन्स जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ऑलमोस्ट जो है बहुत लंबा हमें जो है परसेंटेज जंप जो है वो हमें देखने को मिला है इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया इज एट द टॉप ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकेंड इन एग प्रोडक्शन ग्लोबली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इज इंडिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, प्रोडक्शन जो है एग का उसमें ग्लोबली वी आर सेकेंड इन पोजिशन। अकाउंटिंग फॉर 16.21% मिल्क प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा स्टेट बना है, फॉलोड बाय राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड 9.76% द बेस्ट एनुअल ग्रोथ रेट इन मिल्क प्रोडक्शन इन 2023-24। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा स्टेट बन के निकला है इन दी कैटेगरी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की कैटेगरी में
उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा स्टेट के रूप में निकला है। एग प्रोडक्शन में जो है हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। एग प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 6.8% ओवर द पास्ट 10 ईयर्स में इंक्रीज़ हुआ है हमारा। एंड हम जो है धीरे धीरे, क्योंकि वी आर फोकसिंग मोर ऑन प्रोटीन एंड गुड फैट्स, इसीलिए आप देखेंगे कि मिल्क, मीट, एग जो प्रोटीन रिच सोर्सेज है वो ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। प्रोड्यूस भी उतना ज़्यादा, क्योंकि प्रोड्यूस तभी करेंगे ना जब डिमांड रहेगा, डिमांड नहीं रहेगा तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन इसीलिए इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज डिमांड हुआ है, एंड डिमांड कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया है इन दी मार्केट। सो उसी की वजह से आप देखेंगे कि एग्स का और मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फर्दर दी प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड एनुअली बाय 3.18% ड्यूरिंग 23-24 एंड जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नंबर जो है एग प्रोडक्शन में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। आंध्र प्रदेश जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्स का। ठीक है, एग्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो क्या है, आपका आंध्र प्रदेश है। टोटल मीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज 10.25 मिलियन टन्स जो है वो देखने को मिला है, और काफ़ी कमी है बिकॉज इंडिया इज़ मेजरली प्रीडोमिनेटली अ वेजिटेरियन कंट्री। सो यहाँ पर क्या है, आपको मीट का प्रोडक्शन में भी धीरे धीरे इंक्रीज देखने को मिला है बिकॉज मेनी पीपल आर कंज्यूमिंग मीट नाउअडेज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पोल्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास हिस्सा जो है पोल्ट्री का है। उसके बाद कैटल है, बफेलो, पिग, शीप जो है, और पिग जो है 3.72% जो है। गोट इज़ ऑल्सो वेरी मच ईटन इन दी कंट्री, एंड शीप जो है वो खाया जा रहा है। तो मीट का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मीट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, नॉट दैट मच इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, बट येस इन कंपैरिजन टू द लास्ट 10 years देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन मीट सेक्टर, इन पोल्ट्री सेक्टर, एंड पोल्ट्री एंड एग मिल्क में तो बहुत ज़्यादा है, एंड कंसिडरेबल ग्रोथ इन मीट प्रोडक्शन ऑल्सो। ठीक है, सो बिकॉज हमारे फूड बिहेवियर, फूड हैबिट्स, फूड कंजम्पशन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से हम और ज़्यादा प्रोटीन रिच जो है फूड है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिलेगा, एंड इंक्रीज भी उसी के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये वाला डेटा आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इंडिया इज एट द टॉप ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन एंड सेकेंड इन एग प्रोडक्शन ग्लोबली। ठीक है, सबसे पहले स्थान पे आता है इन केस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, एंड सेकेंड नंबर पे आता है इन केस ऑफ एग प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में इट इज़ ऑन दी टॉप। ठीक है, ऑल राइट. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.